नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। शहरी निकायों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग पहले चरण के तहत 27 शहरी निकायों में चुनाव कराने को तैयार है। वहीं 7 अन्य निकायों में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण में होने वाले शहरी निकायों के चुनाव के अगर जिक्र कर ले तो उससे संबंधित मतदाता सूचियों को फाइनल करने का काम 6 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके लिए 2 से 3 दिनों के बाद शहरी निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने हाल ही में बयान दिया है कि पार्टी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मांग की है कि शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम के जरिए चुनाव में पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराना अधिक विश्वसनीय है। इसी के साथ कांग्रेस की इस मांग पर राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल या फिर आम जनता की ओर से शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की कोई भी औपचारिक मांग नहीं मिली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे और अब इस मामले को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इसके लिए कोई भी पत्र नहीं लिखा है, न ही किसी भी प्रकार की मांग की गई है। उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि राज्य में शहरी निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे और इसी के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग को M2 ईवीएम मिली है, जिनका इस्तेमाल पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किया गया था। उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकेगी। उन्होंने कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया। तो देखिए, हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच ईवीएम पर लगातार खींचतान के बावजूद चुनाव आयोग ने ईवीएम से ही चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। अब देखना होगा कि इन चुनाव में जनता का रुख क्या रहता है। फिलहाल तैयारियां सबकी लगभग पूरी हो गई हैं। कैंडिडेट के नामों का भी लगातार ऐलान किया जा रहा है। तो इस बार देखिए बेहद ही दिलचस्प जो है माहौल बनने वाला है। वो इसलिए क्योंकि देखिए 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए और 2025 की जो आगमन है वो भी चुनाव के जंग के साथ ही शुरुआत होने वाली है। इसलिए 2025 में निकाय चुनाव बेहद खास रहने वाला है। हरियाणा की राजनीति में हमेशा की तरह जो है इस साल भी काफी दिलचस्प होने वाला है और साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी जो है तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब है। और खास बात यह है कि 2025 की शुरुआत भी चुनाव के साथ होने वाली है और नए साल के शुरू में ही निकाय चुनाव की जंग होगी और इसके लिए जहां राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जारी रखा है, तो वही सभी राजनीतिक दलों ने की तैयारी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारियां जारी की हुई हैं और इस बीच कौन किसको टक्कर देने वाला है ये भी काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर बात बीजेपी की कर ले तो लोकसभा और विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद से काफी उत्साहित होती हुई नजर आ रही है। तो वही ईवीएम को भी लेकर लगातार खींचतान जारी है। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि ईवीएम से न होकर जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला किया है। तो निकाय चुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारी है, इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी से रामराजी शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस से विजेंद्र खोखर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपसे करूंगी, क्योंकि देखिए अगर 2024 का हम जिक्र कर लें, क्योंकि साल अब जा रहा है, 2025 का आगमन होने वाला है। 2024 में लोकसभा और विधानसभा में आप लोगों ने जो है आपकी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और 2025 का भी आगमन देखिए चुनावी जंग से होने वाला है। कितनी तैयारी? देखो, हमारी तैयारियां पूर्ण है और अभी हमारे लगभग 376 मंडल के चुनाव 1 से 5 तारीख के बीच में होंगे। उसके बाद में जिलाध्यक्षों का 6 से 12 तारीख के बीच में होगा। हम तो बूथ कमेटियां तक भी गठित करने वाले हैं और जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है तो सभी जगह कमल खिलेगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कह सकता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान का रूप है और जिस तरह से जनता ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तीसरी बार बिठाया है, तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और
विदेश में हमारा डंका बजा है, हमारी धाक जमी है। ऐसे ही हरियाणा में भी देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे बहुत ही लोकप्रिय जन जन के लाडले छत्ती बिरादरी के मसीहा, युवाओं के हृदय सम्राट, और जिस तरह से बहनों की कोथड़ी लेके जींद में गए, बहनों ने उस टाइम वायदा किया था कि नाये भाई कोथड़ी लेकर आया है और हम नाये भाई के साथ है, नाये भाई को आशीर्वाद देंगे। जिस तरह से बहनों का, महिला शक्ति का आशीर्वाद मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद मिला, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री जनता ने बनाए और तीसरी बार हमारी सरकार आई। मैं समझता हूं ये अपना आप में एक लोकप्रियता की पहचान होती है। आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में काट की हंडी चढ़ गई थी कांग्रेस पार्टी की। इन्होंने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे और बहनें झूठे गारंटी कार्ड ले लेके इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और ये आगे आगे भाग रहे थे। इनकी काट की हंडी चढ़नी थी, चढ़ चुकी थी। जनता में भारी प्रतिशोध था, जनता में बदले की भावना थी और जनता ने प्रतिशोध लिया, जनता ने उस चीज का बदला लिया। जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही थी, इन्होंने जनता को ठगा था झूठ बोलकर और उसका बदला लिया और तीसरी बार हमारी सरकार बनाई और आदरणीय नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए और जनता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, मैं भी आपका हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या ला गया, मेरा सब कुछ आपका है, मैंने आपका आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता के बीच में 12-12, 1-1 बजे तक वो जनता के बीच में समर्पित रहते हैं। उनका यहाँ देख लेना, कभी भी हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो फील्ड में रहना हो। अब उनके धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, अब वो जनता का धन्यवाद करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। तो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति माननीय नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो जनता उनको आशीर्वाद भी बहुत दे रही है। जिस तरह से उनका लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। एक कांग्रेस का विधायक सिरसा से उन्होंने कहा कि भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया और ना आएगा। तो ये अपना आप में हमारे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की पहचान है। और मैं जिस तरह से उन्होंने सभी एमएलए की ड्यूटी, सभी मंत्रियों की, सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रखी है कि जनता के बीच में जाएं और जनता की समस्याओं का समाधान करें। तो निश्चित तौर पर छोटी सरकार बोला जाता है, ये निकाय चुनाव को छोटी सरकार बोला जाता है। ये छोटी सरकार में भी कमल खिलेगा, मैं ये जनता के आशीर्वाद से दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जनता तो भगवान का रूप होती है। जिस तरह से इनके महामंत्री जनता को राक्षस कहते बीजेपी का वोट राक्षस है। मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर श्राप देता हूं, बीजेपी का वोट राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपका श्राप को दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? जनता ने क्या कसूर कर दिया? जनता तो भगवान का रूप है। और आज जनता कल आपके साथ थी, आज हमारे साथ है। जो जनता की सेवा करेगा तो जनता उसको आशीर्वाद देगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है। आने वाले 30-35 साल तक भाजपा का ही शासन चलेगा, भाजपा ही भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। क्योंकि जनता तो भगवान का रूप है। तो जनता की जो पार्टी सेवा करेगी, जनता उसको आशीर्वाद देगी। तो लिहाजा सीधी सी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी है, उन्होंने एक वायदा किया था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया था, जो हमने वायदा, एक वायदे को पूरा करेंगे, एक वायदे को 2 लाख भर्तियां भी करेंगे। भर्ती रोको गैंग ने, कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने उस टाइम में लगभग 25,000 के करीब युवाओं की भर्तियां रुकवा दी थी, हमारे भाई बहनों की। उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे पार्टी के द्वारा अगले मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर कर दिए थे और हमारे को पूर्ण विश्वास था कि जनता हमारे को आशीर्वाद देगी। उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि भाइयों मैं अपने मुख्यमंत्री का पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले हमारे बेरोजगार भाई बहनों का रिजल्ट आउट करूंगा, पहले इनको नौकरी दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा निभाया। इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उस टाइम में एससी वर्ग को भी वायदा किया था, जो जिसमें डीएससी वर्ग बोला जाता है, एससी वर्ग में आरक्षण में वर्गीकरण का। और उन्होंने डीएससी समाज को, जो शोषित समाज था, वंचित समाज था, जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको भी न्याय देने का काम किया। एससी में
वर्ग में, इनमें आरक्षण में A और B में बांटा। इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और DSC समाज ने जींद में लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर बहुत भारी रैली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये गरीब तबके की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये युवाओं की सरकार है, ये सभी बरादियों की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, समान विकास का लिए पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान की पीड़ा वही बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं और उन्हें खुद भी किसानी करी है। उनसे बेहतर किसानों की पीड़ा को कौन समझ सकता है। इसलिए उन्होंने 24 फसलों पर MSP देने का काम किया, नोटिफिकेशन जारी किया। विजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 2024 अब खत्म होने वाला है और जिस तरह से 2024 एक तरह से कहें 2024 में आपका साल खराब रहा, क्योंकि देखिए लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से मात मिला। ऐसे में 2025 की जो शुरुआत है वो भी चुनावी जंग से ही होने वाली है, कितनी तैयारी है? जी भावना जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूं आपके और आपके टीवी के दर्शकों को। भावना जी, मेरे भाई रामराज जी कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने जो घोषणाएं करी थी वो पूरी कर दी। भावना जी, 300 रुपए देने का 18 से 60 साल की महिलाओं को देने का वादा किया था। एक बार पूछना हमारे भाई ने, वो वादा पूरा हो गया आपका? पूछना एक बार, मैं आगे की बात फिर शुरू करूंगा, ये जवाब ले लूं मैं भाई से। इसका जवाब रामराज जी। हाँ जी भावना जी, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, सरकार बने कितना टाइम हो गया, मैंने ये कहा है आपके बोलने से पहले, एक एक वायदा पूरा किया जाएगा। जो हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, जो वायदा किया है, एक एक को पूरा किया जाएगा। हमने वायदा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपके भर्ती रोको गैंग ने जो भर्तियां रुकवा दी थी, जो 24-25 हजार की भर्ती, कि पहले इन बच्चों को नौकरी देंगे और उसके बाद में हमारी सरकार पदभार ग्रहण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वायदा पूरा किया। उन्होंने वायदा किया था 24 फसलों पे MSP देंगे, पहले 14 फसलों पे दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका नोटिफिकेशन जारी किया 24 फसलों का, यह वायदा पूरा किया। उन्होंने वायदा किया था SC वर्ग में आरक्षण में वर्गीकरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वंचित समाज, जो DSC समाज के नाम से जाना जाता है, वो वायदा पूरा किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक एक वायदा पे एक पूरा करेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और ऐसे जनता का आशीर्वाद लेते रहेंगे। आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। संस्कार के लिए जमीन तक नहीं दी, हमारे और प्रधानमंत्री का अपमान करने का काम बीजेपी की पार्टी ने किया। ये कहां से सम्मान कर सकते हैं? जो एक हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, और फिर कहते हैं किसानों का सम्मान। किसान धरने पे एक किसान का बेटा प्रधान तक पहुंचकर इस देश को हटाने के लिए हमारे इस देश को बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका भी सम्मान नहीं कर पाई बीजेपी पार्टी। ठीक है विजेंद्र जी, हम नगर निकाय चुनाव पे आ जाते हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में देखिए क्षेत्रीय मुद्दे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, अगर बैलेट पेपर की बात कर ले, चुनाव से पहले लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं और आपके प्रदेशाध्यक्ष ने भी अभी बीते दिनों बयान दिया था बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। अगर आपकी पार्टी चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो अब तक चुनाव आयोग को पत्र क्यों नहीं लिखा गया? देखिए भावना जी, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारा लास्ट स्टाफ पार्टी का वो काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी सत्ता में रहते हुए सब कुछ खरीदा जा चुका है। बीजेपी के द्वारा कोई भी कहीं बोलने नहीं चाहता बीजेपी पर, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए करवाना चाहती है। बीजेपी पार्टी नहीं जीती, ये ईवीएम से चुनाव जीतती है। बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव करा लेंगे, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जी भावना जी, मैं ये कह रही हूँ, आपकी पार्टी को पत्र लिखना चाहिए ना। चुनाव आयोग को अभी तक आपकी पार्टी ने पत्र नहीं लिखा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है? इलेक्शन कमीशन को भी पत्र लिखा।
रामराजी शर्मा जी आपके पास आऊंगे। देखिए, आपकी पार्टी हर चुनाव में जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारा को जरूर देती है। ये नारा देखिए जो है भूलने वाली नहीं है। ऐसे में अगर बात करें निकाय चुनाव को लेके, तो इसके तहत, इस नारे के तहत क्या तैयारी है? पहले भी आपको बताया था, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बूथ कमेटियां तक हम मजबूत हैं। और अभी हमारे मंडलों के चुनाव 1 से 5 तारीख के बीच में होंगे। उसके बाद में 6 से 12 तारीख के बीच में जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया हमारी चल रही है। छोटी टोली की कल बैठक हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और तीनों महामंत्री उसमें मौजूद रहे। तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी पार्टी जानी जाती है। और जिस तरह से जनता के बीच में हमारे चाहे विधायकगण हो, चाहे मंत्रीगण हो और चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, हमारा संगठन हो, वो जनता के बीच में रहता है। तो इनके यहाँ तो ना तो संगठन के चुनाव हुए हैं, पर इनके यहाँ तो लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनका तो लट्ठम लट्ठा हो रहा है आपस में। और जिस तरह से इनका प्रदेश, इन जिला प्रभारी इनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बनाए गए थे, तो बावरिया जी ने जो इनके प्रभारी हरियाणा के, उन्होंने उस पर ब्रेक लगा दिया, वीटो कर दिया। तो इनके यहाँ संगठन नाम की तो चीज ही नहीं है। जिस तरह से लठ बज रहा है, इनका नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, वो नहीं दे पाए हैं। उसका कारण यही है, एक बार डॉक्टर कादयान जी का नाम चला था, रघुबीर कादयान जी का, तो वो भूपेंद्र हुड्डा गुट से आते हैं, वो दूसरे गुट ने मना कर दिया, तो हाईकमान ने वीटो कर दिया। तो जिस तरह से इनके यहाँ चल रहा है, इनका तो भगवान ही मालिक है। अब इनका घटक दल है, वो घटक दल के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जी के लड़का उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने कहा है भाई इन पर रोना धोना छोड़ दो और जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार करो। इनके घटक दल भी इनको राय देते हैं। और जिस तरह से दिल्ली में इनका आपस में लट बज रहा है, वो कह रहे हैं, ये कह रहे ना हमने सीट दो समझौता करो। केजरीवाल जी कह रहे हैं उनकी पार्टी वाले, नहीं भाई कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब में है, पंजाब में देख लो, पंजाब में हरियाणा में किसानों को भड़काते रहते थे। इनके खुद में प्रवक्ता ने स्वीकार किया था कि हाँ, किसान के बेस में हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, आपके चैनल पर उसने कहा था इनके, उसने फिर वो चटूनी, गुरनाम सिंह चटूनी ने इनका भेद खोल दिया, वो किसान नेता ने। अगर हमने तो बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में पूरा माहौल बनाया, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको कैश नहीं कर पाई। इसका मतलब इनकी उनके बीच में कोई डील हुई होगी, तो ये डील पे खरे नहीं उतरे, तो गुरनाम सिंह चटूनी ने इनका भेद खोल दिया। अब ये कहां मुंह दिखाएं? हरियाणा के किसानों को भड़काते थे, हरियाणा का किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, वो इनके जाग चुका है। उसने अपना गुण दोष के आधार पर वो देखता है और उन्होंने पता है वह बीजेपी ही सबसे हितैषी पार्टी है किसानों की। और माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी है, माननीय मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी हैं। और जिस तरह से इनके टाइम में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के, डरा धमका के सस्ते भाव में किसान की जमीन हड़प लेते थे और महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे, ये सबको पता है। एमएसपी के आधार पर ये फसलें नहीं खरीदते थे, हमने उस पर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया 24 फसलों पे। और जिस तरह से 1-1, 2-2 रुपए चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम में आते थे, वो सबको पता है, किसान को पता है। और जिस तरह से फसलों का भाव इनके टाइम में क्या था, आज क्या है, सबको पता है। और किसान का बेटा, मजदूर का बेटे को इन्होंने नौकरियां नहीं दी, इन्होंने तो अपने क्षेत्र की नौकरियां दी। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर इनके टाइम में नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पेटी खाली चली, इनको चपड़ासी नहीं लगा था, आज बिना खर्ची की बात करें। अब देखिए, किसान लगातार अभी भी प्रदर्शन पे लगा हुआ और अभी भी लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। लगा रही है जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। रामराजी जी, सवाल यह है कि किसान हितैषी का जिक्र कर रहे हैं आप कि किसान हितैषी जो है बीजेपी पार्टी है, लेकिन किसान आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? ऐसा है, मैं बताऊं आपको, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा मेरे से और मैंने आपके क्वेश्चन से पहले इसका आंसर भी दे दिया था, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि हरियाणा में किसानों को पहले भड़काया जाता था
और भड़काता कौन था? कांग्रेस पार्टी भड़काती थी। इनके प्रवक्ता ने खुद स्वीकार किया था, हाँ मैं मानता हूं कि ये किसान के भेद में हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है। फिर गुरनाम सिंह चटोनी की स्टेटमेंट आ गई थी, हाँ भाई हमने कांग्रेस का पक्ष में पूरा माहौल बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जी उसको कैश नहीं कर पाई। इससे साफ साफ जाहिर होता है। और हरियाणा में तो हरियाणा में तो कोई रोड़ा ही देना, 24 फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हम हरियाणा में जितनी फसलें पैदा होती हैं सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हरियाणा में तो कोई झगड़ा ही नहीं। राम राजेश शर्मा जी कह रहे हैं आप लोग किसानों को भड़काते थे, क्या किसान नासमझ इतनी है कि भड़काने से भड़क जाए? देखिए सपना जी, मेरे भाई रामराज जी को शायद ये नहीं पता, पहली बार बीजेपी की सरकार होते हुए केंद्र में भी और हरियाणा में भी 750 किसानों ने अपनी बलिदान दिया है। और वो किसान ही थे। आप जांच कर लो, हरियाणा में जो शहीद हुए हैं आप उनकी जांच कर सकते हो जी। इसमें जांच करवा लो भाई, वो कांग्रेस पार्टी के भैया किसानों पे फिर आरोप लगाते हैं। सुनिए, फिर आरोप लगाते हैं मेरे भाई कि ये कांग्रेस वाले भड़काते हैं किसानों को। क्यों भाई? आप जात पात धर्म की राजनीति करते हो बीजेपी वाले मेरे भाइयों। जात पात धर्म की राजनीति आप करते हो। हमारी पार्टी जात पात का जहर किसने घोड़ा? आपने घोड़ा। धर्म के नाम पर आपने पूरे देश को बांट दिया धर्म के नाम पे। ये धर्म को जात पात की राजनीति मेरे भाई आपकी पार्टी करती है, आपके नेता करते हैं। हरियाणा प्रदेश विधायक हैं और वो आरोप लगाते हैं कि नशा बिक रहा है। दुनिया में नहीं रहे। आपके पास सुनिए सपना जी, एक मिनट सुनिए, मैं एक मिनट सुनिए। सुन रही हूँ, आप बोल के। जी सपना जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा की राजनीति के शेर माने जाते थे और वो आज स्वर्गवास हो गए। उन्होंने एक बात कही, मेरे पास वीडियो पड़ी है बीजेपी के बारे में, कि आजकल ये चोर लुटेरों की पार्टी है, इन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे पास उनके बयान पड़े हैं, कहो तो मैं रामराज शर्मा जी से सुना देता हूँ। और इनकी सहयोगी रही है, पहले भी हरियाणा में भी इनका सहयोग रहा है। ये सुनिए, ये ओम प्रकाश चौटाला जी के बयान है कि ये चोर लुटेरों की पार्टी है। ये कहाँ से ओम प्रकाश चौटाला जी ने आरोप लगाए इस बीजेपी वालों पे? क्यों लगाए हैं? कहीं ना कहीं इसमें सही था ये बयान उनका। ठीक है, समय की बहुत कमी है, की बहुत कमी है जी। रामराजी जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। ऐसा है भाई, वो तो देखो स्वर्गवासियों के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, स्वर्गवासी हैं। मैं तो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से उनको। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार वालों, सगे संबंधियों, मित्रों को इस गहन को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बस जिस तरह से हमारी पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, हम पार्टी की 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। और आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। भाई इन ईवीएम पे रोना धोना छोड़ दो, जनादेश मिला उसका सम्मान करो। जनता आपको नकार चुकी है। आप जहां जीत जाते हो वहां तो सब व्यवस्था ठीक है, जहां हार जाते हो फिर आप सारा ठीक रहा मशीनों पर वोट देते हो। ऐसा नहीं चलेगा। ये देश की जनता जाग चुकी है, प्रदेश की जनता जाग चुकी है। खोटी सरकार में ही भाजपा का कमल खिलेगा, देख लेना आप। ठीक है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है भाई। ठीक है, हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। ठीक है रामराजी जी, बिल्कुल समय की बहुत कमी है और इस खास चर्चा में आप दोनों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नगर चुनाव को लेकर लगातार जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।